हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। लास्ट चैप्टर हमने कवर किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस बार हम शुरू करने आ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल, उसके बाद आता है सेल डिवीजन। तो ये तीनों चैप्टर बेस हुआ करते हैं पूरी बायोलॉजी के। अगर ये तीनों चैप्टर किसी तरह से वीक रह जाते हैं तो पूरी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है। तो इनको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। क्या होता है सेल साइकिल और क्या होता है सेल डिवीजन, तो क्यों इसको साइकिल बोला गया। सबसे पहले, कोई भी जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो साइज में, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म एक छोटी सी सेल से ही अपना जीवन शुरू करता है। एक छोटी सेल से अपना जीवन शुरू करते हैं। कैसे कि एक जाइगोट था, ये जाइगोट है, इस जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म बना। ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कई मिलियंस में सेल्स होंगी। एक सिंगल सेल से कई सारी मिलियंस में अगर सेल बनानी है तो ऑब्वियसली इसको डिवीजन करना पड़ेगा। जब यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा तो अब यही ऑर्गेनिज्म है, मान लो अब ये ऑर्गेनिज्म गैमीट्स बनाएगा। जब अगर मेल है तो मेल गैमीट बनाएगा, ये मेल गैमीट बना दिया इसने। अगर फीमेल है तो फीमेल गैमीट बना, ये फीमेल गैमीट बना। अब इसके फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट फिर बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ये गैमीट्स बनाने के लिए भी यहाँ पे डिवीजन लगा होगा। तो यहाँ तक हम बात क्या समझ पा रहे हैं कि जीवन में डिवीजन कितना महत्वपूर्ण है। तो एक जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए डिवीजन लगा, ऑर्गेनिज्म से गैमीट बनाने के लिए डिवीजन लगा, गैमीट फर्टिलाइज होके ही जाइगोट बनाएंगे, फिर एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। मतलब हम कहें कि अपने जीवन चक्र में डिवीजन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो डिवीजन का इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पता चला। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइज में, कि यहाँ पे लिखा भी है स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। कैसे सिंगल सेल से शुरू किया, तो जाइगोट से शुरू करता है, वो हमने देख ही लिया यहाँ पे। अब कई सारी सेल उसको बनानी होती हैं। अब सेल साइकिल क्यों बोला, सेल साइकिल इसलिए बोला कि कहाँ से शुरू हुआ। एक कोई भी सेल है, न्यूली फॉर्म्ड सेल है, वो सेल जीवन फेज में है, जीवन फेज में है। जीवन फेज के बाद वो कहाँ जाती है, एस फेज में जाती है, एस फेज के बाद फिर जी टू फेज में जाती है, जी टू फेज के बाद एम फेज में जाती है, और एम फेज के बाद वापस जी1 फेज में चली जाती है। मतलब ये क्या हो रहा है कि स्टेप्स को रिपीट किया, और वही स्टेप्स रिपीट होने के बाद एक सिक्वेंशियल स्टेप्स रिपीटेशन के बाद वो सेल वही वापस उसी फेज में चली जाती है। इसको हम बोलते हैं साइकिल। मतलब किसी भी चीज का रिपीट होना साइकिल कहलाता है। बार बार सेम पाथ से रिपीट होना साइकिल कहलाता है। और ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर सीक्वेंस में हुआ करता है, ऐसे ही नहीं है कोई भी कहीं भी कभी भी हो जाए। अब यहाँ से आगे समझने के लिए इसमें क्या क्या होगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेल ग्रोथ होगी। अब ये सारी प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलेंगी। क्यों एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलेंगी, तो यहाँ से इसमें जीनोम जो होता है उसको बराबर बराबर प्रोजेनी सेल में बांटा जाएगा। कि अगर एक सेल है, पेरेंट सेल, उस सेल से दो डॉटर सेल बनी, एक ये, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, पेरेंट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल था, उसको बराबर बराबर बांटना है। तो इस प्रोसेस में बराबर ही जाए दोनों डॉटर सेल में। तो ये एक सिक्वेंशियल और बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होती है। अब इसमें कई सारे इवेंट आते हैं। सबसे पहले जो जीनोम था वो डुप्लीकेट होगा। अब जीनोम डुप्लीकेट हुआ, इसके बाद सिंथेसिस, डुप्लीकेशन किसके द्वारा हुआ, सिंथेसिस के द्वारा, कंस्टिट्यूट द
इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, इसको हम बोल देते हैं साइकिल। अब कैसे? एक सेल थी, इसको पेरेंट सेल बोला, ग्रोथ की, ग्रोथ करने के बाद फिर ये दो डॉटर सेल में फिर डिवाइड हो गई, तो ये डॉटर सेल बन गई। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है, इसमें जो मटेरियल है, वैसा ही मटेरियल इन दोनों में भी होना चाहिए। तो इक्वल मटेरियल जाए उसके लिए एक सीक्वेंस में सारी चीजें चलती हैं। अब क्या क्या होगा इसमें? इसमें यहाँ पे सेल ग्रोथ होगी, साथ में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। सेल ग्रोथ में हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट को भी शामिल करते हैं कि साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है? सेल थी, ग्रोथ कर गई, फिर डिवाइड कर गई, फिर ये सेल है, फिर अब ये ग्रोथ करेगी, फिर डिवाइड कर जाएगी, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्स इवेंट की सीरीज आती है, और वो कॉम्प्लेक्स इवेंट की सीरीज जो है उसमें हम आगे देखते हैं और क्या क्या होगा। तो अब यहाँ पे हमने सीखा कि ये डिवीजन क्यों जरूरी है, क्या होगा इस डिवीजन से। अब हम देखते हैं कि इस डिवीजन को, या फिर हम कहें सेल को, कैसे पता चलेगा कि उसको कब डिवाइड करना है। तो सेल को डिवीजन के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए रीजन फॉर डिवीजन हम कह सकते हैं। रीजन फॉर डिवीजन में सबसे पहला होता है कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स। ये जो कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स है, इसको के आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स को के आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो भी बोलते हैं, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो भी बोलते हैं। न्यूक्लियो या फिर कैरियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, दोनों ही वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि के आई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म करेंगे तो हमारा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स आ जाएगा। अब ये जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, अब इसमें साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर हम, ये कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, अगर इस सेल में से इसका न्यूक्लियस बाहर कर दिया जाए, इस सेल में से इसके न्यूक्लियस को हटा देंगे, तो जो कंटेंट बचेगा, जो ये वाला कंटेंट बचेगा, ये पूरा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। न्यूक्लियस के अलावा जो बचा यहाँ पे, ये पूरा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो अब हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे। इसको अगर नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो के आई इज इक्वल टू वीसी वी एन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वीसी माइनस वी एन। ये के आई हो गया कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब सेल, जब ये के आई डिस्टर्ब हो जाएगा, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स नॉर्मल से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको रीस्टेबलाइज करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको रीस्टेबलाइज करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल शब्दों में अगर समझे तो ये एक न्यूली फॉर्म्ड सेल है, कोई ये न्यूली फॉर्म्ड सेल है जिसका साइज कुछ है। अब ये सेल में ग्रोथ हुई, इसका न्यूक्लियस ये है। इस सेल में ग्रोथ जब हुई तो ये सेल कुछ इस आकार की हो गई। अब न्यूक्लियस अभी भी वही है। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि
इसको मैं ए सेल बोल देता हूँ, इसको मैं बी सेल बोल देता हूँ। ए सेल बिफोर ग्रोथ एंड बी सेल आफ्टर ग्रोथ। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट ए सेल में कम है एज कम्पेयर टू बी सेल। साइटोप्लाज्म का अमाउंट ए सेल में कम है, बी सेल में ज्यादा है। हमने ये पढ़ा है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिना होता है फॉर सेलुलर एक्टिविटी, मतलब कि सेल की सभी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। जब सेल की सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होती हैं तो एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। कहने का मतलब है, एक्टिविटी से मतलब है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो होती है कि सारी रिएक्शन जितनी भी हो रही है बॉडी में या सेल में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं। all reactions inside a body or all reactions inside a cell is considered in मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें दो तरह की रिएक्शन हम पढ़ते हैं, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन रिएक्शन होती है और एनाबॉलिक सिंथेसाइजिंग रिएक्शन होती है। तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं तो सेलुलर एक्टिविटी कहलाती है, तो वो सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होती है। अब जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा उतना ज्यादा सेलुलर एक्टिविटी होगी, जितना कम साइटोप्लाज्म होगा उतना कम सेलुलर एक्टिविटी होगी। कम से मतलब नंबर में कम। अब ज्यादा साइटोप्लाज्म है तो ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा सेल को, कम साइटोप्लाज्म है तो कम कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज तो वही है पहले जैसा। जब न्यूक्लियस का साइज पहले जैसा है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल जब साइटोप्लाज्म बढ़ गया, मतलब कि इसका जो एरिया है कंट्रोल करने के लिए वो भी बढ़ गया, पहले कम था अब ज्यादा हो गया। अब एरिया कंट्रोल करने के लिए बढ़ गया तो यहाँ पे एफिशिएंसी न्यूक्लियस की कम हो जाएगी। अब न्यूक्लियस की जब एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस क्या करना चाहेगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? कि पहले अपने दो न्यूक्लियस बनाएगा एक ही सेल के अंदर। अब इसने एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बनाए और फिर ये सेल को दो छोटी छोटी डॉटर सेल में डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दो सेल में डिवाइड हो गया। जैसे ये दो सेल में डिवाइड हुआ तो अब ये इजीली कंट्रोल कर सकता है। इस समय ये न्यूक्लियस इस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करेगा और ये न्यूक्लियस इस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करेगा। मतलब कि यहाँ पे पहले कुछ KI रहा होगा, यहाँ पे KI, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इनवर्स में है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के, कि अगर साइटोप्लाज्म बढ़ा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट जाता है। अब इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को रीस्टेबलाइज किया गया बाय द डिवीजन। तो यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स नॉर्मल था, यहाँ पे घट गया, यहाँ पे इसने फिर से रीस्टेबलाइज कर लिया। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या था? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कि न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म मेंटेन रखना है। अगर बढ़ेगा तो सेल डिवाइड कर जाएगी। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होता है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो। अब ये जो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो है, इसको मेंटेन करने के लिए भी सेल को डिवाइड करना पड़ता है। हम जानते हैं कि सेल, कोई भी लिविंग सेल है या कोई भी सेल है, तो उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कोई भी लिविंग सेल है उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए या प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी रखने के लिए उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी ज़्यादा होंगी अच्छे से, उतने अच्छे से वो सरवाइव कर पाएगी। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने के लिए उसको मटेरियल को एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब ज़रूरी मटेरियल सेल के अंदर लेने पड़ेंगे और वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर ज़रूरी मटेरियल सेल के अंदर लेने हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर लेने, और लेने कहाँ से है, सब एक्सचेंज कहाँ करना है मटेरियल का, तो सेल की सरफेस से मटेरियल का एक्सचेंज हो पाएगा। तो जब सेल की सरफेस से मटेरियल का एक्सचेंज हो पाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मेम्ब्रेन का, उतनी अच्छे से वो एक्सचेंज कर पाएगी मटेरियल की सेल। जो जितना ज़्यादा सेल का सरफेस एरिया होगा
उतने ही अच्छे से सेल मटेरियल का एक्सचेंज कर पाएगी। अब जब मटेरियल का एक्सचेंज अच्छे से कर पाएगी तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से होंगी। तो मतलब सेल को सरफेस एरिया अपना बढ़ा रखना होगा उसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो किस तरह से देखेंगे अब, कि एक न्यूली फॉर्म्ड सेल है। अब ये न्यूली फॉर्म्ड सेल जो थी ये ग्रोथ कर गई, और न्यूली फॉर्म्ड सेल में जब ग्रोथ हुई तो हुआ क्या कि ये सेल इस तरह की बन गई। ग्रोथ होने के बाद, जब ग्रोथ होने के बाद देखा तो इसको मैंने बोला ए सेल और इसको मैंने बोला बी सेल। नॉर्मल कंडीशन में बी सेल का सरफेस एरिया हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, बी सेल का सरफेस एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर, और इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल आर। अब समझने के लिए इस स्फीयर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो गई, एक सेल है, तो इस स्फीयर को समझने के लिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ, जैसे सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि वॉल्यूम का रेशो होता एरिया फॉर्मूला होता है 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 या 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें हुआ क्या कि ये फॉर्मूला था 4 बाई 3 पाई आर क्यूब किसका, वॉल्यूम का, और सरफेस एरिया का था 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 पाई से 4 पाई खत्म, स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो हुआ क्या, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 बाई आर, 3 बाई आर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशो था वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला गया। तो कहने का मतलब है कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला गया तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी सेल की, वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में घटता चला जाएगा। तो लार्ज साइज होने से जो सेल की ग्रोथ हुई, सेल की ग्रोथ होने से वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया उसका घट गया। तो अब इसको अगर सरफेस एरिया वापस से रिस्टेबलाइज करना है तो यहाँ पे क्या हुआ था, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम रेशो जो था वो रेडियस बढ़ने पे घट गया क्योंकि रेडियस इनवर्स में चली गई। तो अब इसको रिस्टेबलाइज करने के लिए डिवीजन करना पड़ेगा, और ये डिवीजन करके दो नई सेल, दो नई डॉटर सेल बना लेगी। तो ये हमें समझ आया कि दो हमने यहाँ पे फैक्ट पढ़े कि क्यों सेल को डिवाइड करना पड़ता है। तो पहला है सरफेस एरिया वॉल्यूम, पहला है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, दूसरा है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो। यहाँ तक हमें एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके फेजेस क्या क्या हैं, क्यों इसको साइकिल बोलते हैं, क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइकिल की। जो सेल साइकिल होती है वो सेल साइकिल कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं मेनली। पहला है इंटरफेज। ये जो इंटरफेज है ये प्रिपरेटरी फेज होता है। इंटरफेज जो है ये एक प्रिपरेटरी फेज होता है, अप्रोक्स 95% और मोर देन 95% टाइम कंट्रीब्यूट करता है। 95% और मोर देन 95% टाइम इंटरफेस का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफेस के बाद एम फेज की। एम फेज जो होता है इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। इसमें 5% और लेस देन 5% टाइम इसमें जाता है। तो आइडियली 95% और उससे ज्यादा टाइम लेता है इंटरफेस, जबकि एम फेज जो होता है वो 5% और उससे कम टाइम लेता है। जो एम फेज है वो माइटोटिक फेज है, एक्चुअल में डिवाइडिंग फेज एम फेज ही है। इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज है। इंटरफेज को हम बोलते हैं कि ये फेज, जो इंटरफेज है इस फेज में सेल इनएक्टिव होती है, लेकिन ये एक गलत बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सेल इनएक्टिव है विद रेस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, लेकिन सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी यही होती है, तो हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव इंटरफेज में होती है, डिवीजन इस फेज में होता है। नेक्स्ट इसके आगे हम बात करते हैं इंटरफेज के भी तीन पार्ट्स होते हैं।
कौन कौन से? पहला G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज ये इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं हमें। G1 फेज पहले आएगा, उसके बाद S फेज आएगा, उसके बाद G2 फेज आएगा। M फेज के कितने पार्ट्स हैं? तो M फेज के फिर से 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। एम फेज के 2 पार्ट्स, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, या फिर हम दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? कैरियोकाइनेसिस 2 प्रकार से में सबसे पहला होता है मियोसिस और एक दूसरा होता है माइटोसिस। जो मियोसिस होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस जो होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है, जबकि माइटोसिस जो होता है वो एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन। हमने पढ़ा था एम फेज। एम फेज एक्चुअल में डिवाइडिंग फेज था। इसमें दो पार्ट्स में हमने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जो कैरियो वर्ड होता है, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड कर देना। न्यूक्लियस डिवीजन जिसमें हो रहा है या न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें हो रहा है उसको हम कैरियोकाइनेसिस नाम देते हैं, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है उसको साइटोकाइनेसिस नाम दे देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा भी था, यहाँ पे जो सेल थी इसमें सेल ग्रोथ कर गई थी, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद सेल डिवाइड की। तो ये वाला हिस्सा जो था, जो ये वाला हिस्सा था, ये कैरियोकाइनेसिस था, और यहाँ से ये वाला हिस्सा साइटोकाइनेसिस था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, ये साइटोकाइनेसिस हो गया। अब जो कैरियोकाइनेसिस था उसके 2 पार्ट्स पढ़े हमने, मियोसिस और माइटोसिस। और साइटोकाइनेसिस जैसे कैरियोकाइनेसिस 2 प्रकार से होता है, इक्वेशनल और रिडक्शनल, इसी तरह से साइटोकाइनेसिस भी 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? सेल प्लेट मेथड इन प्लांट्स और सेल फरो मेथड इन एनिमल्स। सेल प्लेट मेथड इन प्लांट्स और सेल फरो मेथड इन एनिमल्स। यहाँ तक हमने साइटोकाइनेसिस के टाइप पढ़ लिए, कैरियोकाइनेसिस के टाइप पढ़ लिए। अब G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, एक और होता है G0 फेज। तो वो कहाँ होता है? यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि जो सेल है वो G1 फेज में डिसाइड करती है कि उसको डिवाइड करना है या नहीं करना है। अगर उसको डिवाइड करना है तो वो एस फेज में चली जाएगी और G1 में कंटिन्यू रह के एस फेज में चली जाएगी, और अगर उसको डिवाइड नहीं करना है, मतलब उसको अगर परमानेंट होना है, तो वो G0 फेज में जाती है। G0 फेज में जाएगी, इसको क्विसेंट फेज बोलते हैं। यहाँ पे डिवाइड नहीं करती है सेल और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, सारे फंक्शन करेगी, परमानेंट रहेगी, डिवीजन नहीं करेगी, डिवीजन के लिए इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन कुछ सेल को जरूरत पड़ने पे वापस एंटर करना पड़ता है, वापस से G1 फेज में एंटर करना पड़ता है फिर से डिवीजन करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये फेज G1 फेज से बाहर आया है, तो हम कहेंगे एग्जिट फ्रॉम G1 फेज, एग्जिट फ्रॉम G1 फेज। लेकिन जरूरत पड़ने पे सेल साइकिल में वापस री एंटर कर सकता है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको सस्पेंडेड, सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल। तो एग्जिट फ्रॉम G1 बट सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल। अब वापस आते हैं मियोसिस और माइटोसिस पे। तो मियोसिस जो होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट इक्वेशनल रिडक्शनल होती है और मियोसिस सेकंड इक्वेशनल होती है। माइटोसिस एक ही पार्ट में होती है। तो यहाँ तक हमने समझा कि सेल क्यों डिवाइड करती है, रीजन फॉर डिवीजन। इसके 2 रीजन हमें देखने को मिले। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहा है डिवीजन में।
और कितने टाइप का ये डिवीजन हुआ करता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि ये डिवाइड क्यों कर रही है। डिवाइड हो गई, डिवाइड के बाद किसने क्या टाइम लिया, अब उसको हम देखते हैं फेजेस में। तो अगर हम इसको फेजेस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था एनसीईआरटी में। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जैसा कि हमने देखा था G1 फेज सबसे पहले आया था, उसके बाद S फेज था, फिर G2 फेज था, अब फिर उसके बाद M फेज था। यहाँ से ये पूरा इंटरफेज है, जो येलो कलर का दिख रहा है, ये पूरा इंटरफेज ये वाला, ये पूरा इंटरफेज है। तो इंटरफेस कितना टाइम कंट्रीब्यूट करता था, 95% और मोर देन 95%। और ये जो एम फेज है पूरा, ये एम फेज कंट्रीब्यूट करता था 5% और लेस देन 5%। अब यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है कि एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो हम जनरली ई कोलाई को लेते हैं। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है, उसका डिवीजन 20 मिनट में हो जाता है। ई कोलाई का एस्टिमेटेड है जनरली जो डेटा दिया जाता है। अब इसके बाद यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूमन सेल को अगर कल्चर किया है तो वो अप्रोक्स 24 आवर्स में डिवाइड कर जाती है। तो ध्यान रखना है ह्यूमन सेल 24 आवर में डिवाइड कर गई, जबकि ईस्ट सेल जो है वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाती है। ईस्ट सेल यहाँ पे 90 मिनट में डिवाइड करेगी और ह्यूमन सेल डिवाइड कर रही थी 24 घंटे में। अब और बैक्टीरियल सेल 20 मिनट में। यहाँ पे हम इंटरफेस पढ़ते हैं और एम फेज पढ़ते हैं, इसमें होता क्या क्या है, उसके बाद फिर हम प्रॉपर इंटरफेस पढ़ेंगे। तो अब यहीं से G1 से निकली थी G0 फेज और इसमें वापस चली गई। ये इस तरह से साइकिल होती है। इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। क्या क्या प्रिपरेशन होगी उसमें अब देखेंगे। एम फेज क्या था, इसको माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज बोलते हैं। क्या मियोसिस के लिए कोई अलग फेज होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मेजरली माइटोसिस ही होता है। पूरी बॉडी में मेजरली माइटोसिस ही होता है, इसीलिए हम इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। मियोसिस सिर्फ गैमीट बनाने के लिए होता है, क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल डिवीजन अकर्स। एम फेज वो फेज है जहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवाइड कर रही है, क्योंकि इंटरफेज में तो सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है फॉर डिवीजन। अब आगे बात करते हैं, इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। अब कैसे दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में आया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हमारे पास आता है एम फेज, सॉरी प्रिपरेशन हुई, प्रिपरेशन में हमने कहा इंटरफेज। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एम फेज आएगा जिससे कि सेल डिवाइड कर जाएगी प्रिपरेशन के बाद, तो ये एम फेज आया। फिर उसके बाद सेल डिवाइड कर गई, डिवाइड करने के बाद फिर इंटरफेज आएगा, और फिर डिवाइड इंटरफेज में प्रिपरेशन होगी, फिर से सेल डिवाइड करेगी, तो इसको हम बोलेंगे एम फेज। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, जो एम फेज है वो ये दोनों एम फेज हो गए, इन दोनों एम फेज के बीच में इंटरफेज है, मतलब दो सक्सेसिव माइटोटिक फेज के बीच में एक यहाँ पे इंटरफेज दिखा है। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, इंटर का मतलब ही होता है दो के बीच में। तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में एक फेज बना जिसको इंटरफेज बोलते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 hours एवरेज ड्यूरेशन फॉर द सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल। पूरा ह्यूमन सेल में जो जनरली टाइम लगता है 24 घंटे का समय लगता है एक सेल डिवीजन में, उसका अबाउट 95% टाइम इंटरफेज में जाता है, उसका अबाउट 95% टाइम इंटरफेज में जाएगा। एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ा था इसका नाम। इस कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome is called karyokinesis. Usually ends with cytokinesis. अब ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इसको हमने एम फेज को दो पार्ट्स में पढ़ा था। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, ये हिस्सा कैरियोकाइनेसिस का है, जो बचा ये वाला हिस्सा ये साइटोकाइनेसिस का होगा।
तो हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होने वाला है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या आइडिया है, जनरल आइडिया इसका समझा कि इंटरफेज और एमफेज क्या होता है। अब हम इंटरफेज और एमफेज पढ़ने के बाद वापस से इंटरफेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है इंटरफेज उसको समझेंगे। तो इंटरफेज में हमने 3 सब फेजेस पढ़े थे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जो G1 फेज होता है उसमें क्या होगा, तो सबसे पहला हम G1 फेज पढ़ते हैं। G1 फेज में क्या क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। तो हमने देखा था जो S फेज है उसका नाम है सिंथेसिस फेज, जो G1 फेज है उसका नाम है गैप 1 फेज और G2 फेज का नाम है गैप 2 फेज। यहाँ पे मेन जो पार्ट होते हैं वो एक तो एस फेज है और एक एम फेज है। तो एस फेज को कराने के लिए प्रिपरेशन G1 फेज में होती है और उसके बाद आने वाला एम फेज को कराने के लिए उसकी प्रिपरेशन G2 फेज में होती है। मतलब हम कहें कि एस फेज के लिए प्रिपरेशन G1 फेज करेगा और एम फेज के लिए प्रिपरेशन G2 फेज करेगा। इसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे चीजों को समझेंगे। अब ये जो सब फेज है G1 फेज, वो G1 फेज क्या एम फेज के बाद आया है? तो अगर हम साइकिल देखते हैं, यहाँ पे हमने साइकिल देखी थी, तो G1 फेज जो है वो एम फेज के बाद आ रहा है और एस फेज से पहले आ रहा है इस साइकिल के अनुसार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम गैप 1 फेज, पहला नाम गैप 1 फेज। दूसरा नाम इसका हो जाएगा पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों? क्योंकि एम फेज के बाद आया है। और यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा प्री सिंथेसिस फेज। प्री सिंथेसिस फेज क्योंकि ये एस फेज से पहले आया है। तो इतनी बात हो गई। अब एस फेज में होता क्या है? एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। जब एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो डीएनए क्या है? हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है। डीएनए एक पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो अब जब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है डीएनए, तो न्यूक्लियो पॉलीमर किसके द्वारा बनाया जाएगा? एक एंजाइम के द्वारा। पॉलीमर क्या होता है? जैसे कि एक ये मोनोमर है, ऐसी कई सारी यूनिट जोड़ के एक पॉलीमर तैयार होता है। ये एक पॉलीमर बन गया जैसे एग्जाम्पल के लिए। तो ये एक इसका मोनोमर था, ऐसी कई सारी यूनिट जोड़ के, एन यूनिट जोड़ के हमने कहा तो ये एक पॉलीमर बन गया। अब ये पॉलीमर जो बना, इस पॉलीमर बनाने के लिए, इस पॉलीमर को बनाने के लिए एक एंजाइम लगेगा, पॉलीमरेज। अभी पॉलीमर किसका बन रहा है? तो डीएनए का बन रहा है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज लगा इसका पॉलीमराइजेशन करने के लिए, और पॉलीमराइजेशन हो रहा है एस फेज में। तो एंजाइम जो था उसने पॉलीमराइजेशन कहाँ किया? एस फेज में। तो एस फेज में एंजाइम काम कर रहा है, मतलब कि बनेगा कहाँ? उससे पहले। तो हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ मेन एंजाइम, क्योंकि डीएनए इज ए पॉलीमर। डीएनए एक पॉलीमर है और उसको पॉलीमराइज करना ही तो मेन काम है, और उसको पॉलीमराइज करने वाला जो एंजाइम है वो मेन एंजाइम होगा। अब मेन एंजाइम कौन सा था? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज किस फेज में बना? G1 फेज में बनेगा। काम कब करेगा? एस फेज में करेगा। तो G1 फेज में बनता है, लेकिन एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव होगा एस फेज में। अब अभी अभी हमने देखा था डीएनए इज ए पॉलीमर। किसका? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस भी कहाँ होगा? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस भी यहीं करेगा। तो सिंथेसिस ऑफ
न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं, अगर मैं इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो हमें इस तरह का न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो ये न्यूक्लियोटाइड भी कहाँ बनेगा? ये न्यूक्लियोटाइड भी G1 फेज में ही बनेगा। तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में? अब डीएनए बनाना है तो डीएनटीपी की फॉर्म में बनेगा। अभी डीएनटीपी क्या है? डीएनटीपी की फुल फॉर्म होती है, इधर हम देखते हैं डीएनटीपी की फुल फॉर्म क्या है। डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या क्या इसमें हुआ? तो हम जानते हैं जैसे कि डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। अब ये क्या है? डीऑक्सी एडेनिन, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें हुआ क्या क्या? जैसे ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है कि अगर आरएनए बनाना है तो हम एटीपी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ना, तो एटीपी, जीटीपी और सीटीपी और यूटीपी का हम यूज करते हैं। ये उसके लिए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हो गया, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे हम डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें डीएनए बनाना है। अब इसको यूज कैसे कर रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल में हम एटीपी का एटीपी लेते हैं। तो एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ दिख रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक एडेनिन था। इसको पहले समझते हैं। एक एडेनिन था, उस एडेनिन का नाम था, ये जो एडेनिन है ये एक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस। अब इस एडेनिन में मैं अगर पेंटोज शुगर जोड़ दूं, पेंटोज शुगर जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा पेंटोज शुगर, जिसको राइबोज शुगर बोलते हैं। ये अगर डीएनए बना रहे हैं तो हम डीऑक्सी राइबोज जोड़ेंगे, और आरएनए बना रहे हैं तो राइबोज शुगर जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पे मैंने डीऑक्सी राइबोज शुगर जोड़ी, और डीऑक्सी राइबोज शुगर जोड़ने के बाद ये जो बना, ये बना हमारा एडिनोसिन, एडेनिन और पेंटोज शुगर जोड़ने के बाद एडिनोसिन बन गया। अब ये जो एडिनोसिन बना, ये होता है न्यूक्लियोसाइड, ये होता है न्यूक्लियोसाइड। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जोड़ के न्यूक्लियोसाइड बना दिया, एडेनिन में पेंटोज शुगर जोड़ा तो एडिनोसिन बन गया। इसका जो कॉमन नाम है वो भी साथ में लिख रहा हूँ। अब एडेनोसिन बन गया ये न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दूं, प्लस फॉस्फेट ग्रुप, जैसे मैं इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा तो अब ये जो बना,
ये कंडीशन कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एडिनोसिन में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। एडेनोसिन में एक फॉस्फेट ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब मैंने बनाए थे एटीपी की फॉर्म में, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से समझूं कि एटीपी क्या था, तो एटीपी या डीएटीपी इसको लिख लेता हूँ, जिससे कि डीएनए के लिए ही समझ आया हमें। अब डीएटीपी क्या था, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनो डाई और ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो एडिनोसिन हमने पढ़ा था, एडिनोसिन क्या होता है, एडेनिन तो नाइट्रोजनस बेस था, लेकिन एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड था, और एडिनोसिन के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड था। तो यहाँ पे पहला फॉस्फेट हटाया तो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को डीएनए रेप्लिकेशन में यूज करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन होता है डीएनए की कॉपी बनाना, जिसको डीएनए डुप्लीकेशन बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट नाम होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो पहला बॉन्ड तोड़ा, एनर्जी रिलीज कराई, तो उसको उसमें यूज करेंगे। दूसरा फॉस्फेट ग्रुप तोड़ा तो फिर से एनर्जी रिलीज हुई, अब इसको भी इसी में यूज करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। अब जो बचा हमारे पास डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड है। कैसे, डीऑक्सी एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा एडिनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप लगा रहने दूं तो ये फॉस्फेट ग्रुप लग गया, तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ एडिनोसिन कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अगर अगर एडिनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो यहाँ पे ये भी एडिनोसिन है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो मतलब ये जो डीएटीपी था, इसमें से मैंने पहले एनर्जी रिलीज कर ली, फिर एनर्जी रिलीज कर ली, और जो बचा उसको मैं एज रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ, उसको एज मैं रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो डीएटीपी की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स को बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है ये हमने यहाँ पे समझ लिया। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इज ए मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये कहाँ बना, G1 फेज में बना। अब सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड भी कहाँ बने, G1 फेज में बने। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या होगा इसमें, इस G1 फेज में ही जो मेन एंजाइम था वो डुप्लीकेट हो गया, डीएनए जो था उसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। अब न्यूक्लियोटाइड्स बनने के बाद मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल इसमें डिवाइड कर जाता है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट्स। तो कई सारे सेल ऑर्गेनल इसमें डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब डिवाइड कर जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट इन दिस फेज। और क्या होगा इसमें, मतलब सारे नहीं होंगे डुप्लीकेट, लगभग सारे हो जाएंगे, पर सारे नहीं होंगे, कुछ रह जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो तो कंटिन्यू चलती रहेगी, सेल लिविंग है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है। और दूसरी बात यहाँ पे सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होती है, साथ में नेगेटिवली चार्ज होती है, एसिडिक इन नेचर होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। सुपर कोइलिंग में नहीं, सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए। कोइलिंग में कौन काम आता है, कोइलिंग में हिस्टोन प्रोटीन काम आती है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, बेसिक इन नेचर होती है। जबकि सुपर कोइलिंग में नॉन हिस्टोन प्रोटीन काम आती है, जो कि एसिडिक इन नेचर होती है और नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये कहाँ बनेगी, ये G1 फेज में बनेगी। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये डीएनए रेप्लिकेशन कोई छोटी मोटी प्रोसेस तो है नहीं, बहुत बड़ी प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लगेगी।
एनर्जी के लिए और रॉ मटेरियल के लिए हमने न्यूक्लियो डीएटीपी और डीजीटीपी सब बना लिए थे। अब हमें पढ़ना है कि इसमें और भी कई सारे एंजाइम लगते हैं। जब और भी कई सारे एंजाइम लगते हैं तो उनकी प्रिपरेशन भी यही होगी, और हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो एंजाइम प्रोटीन के बने हो, तो एंजाइम को बनाने वाली प्रोटीन भी यही सिंथेसाइज होगी। तो हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइम जैसे कि हेलिकेज, गायरेज, लाइगेज, टोपोआइसोमरेज, ये सब एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं, तो उनका सिंथेसिस भी इसी फेज में हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, वो डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर की मदद से इनिशिएट हो पाता है। मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था वही डीएनए बनाएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाता। उसको इनिशिएट करने के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। अभी प्राइमर क्या है? एक आरएनए का छोटा सा सेगमेंट है जो कि प्राइमर कहलाता है। आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो कि प्राइमर कहलाता है, वही प्राइमर जाके प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देता है। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे? आरएनए प्राइमर के लिए आरएनए भी बनेगा, तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस भी हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट हमने पढ़े जो कि जीवन फेज में देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज हम पढ़ेंगे एस फेज। एस फेज में क्या क्या हुआ, एस फेज को यहाँ से समझते हैं। इसको हम इधर अलग कर देते हैं। यहाँ से हम एस फेज समझते हैं। एस फेज का नाम क्या है? एस फेज का नाम है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस क्या होगा इसमें? तो इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो डीएनए का सिंथेसिस बाय प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम डीएनए का डुप्लीकेशन ही बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे डुप्लीकेशन। इसका करेक्ट वर्ड क्या है? रेप्लिकेशन। रेप्लिका मतलब कॉपी बनाना, रेप्लिका तैयार करना मतलब कॉपी बनाना। तो यहाँ पर जाएगा रेप्लिकेशन, ये डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का डुप्लीकेशन यहाँ पे होगा। कौन कराएगा डुप्लीकेशन? तो हमने पढ़ा था मेन एंजाइम। कौन था मेन एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा यहाँ पे। बना कहाँ था? G1 फेज में। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन G1 फेज और एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन S फेज। तो एक्टिवेशन ऑफ मेन एंजाइम, कौन था मेन एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन का? वो क्या था? वो था डीएनए पॉलीमरेज। वो यहीं पे एक्टिवेट होगा और यहीं काम करेगा। इसके बाद और कुछ होगा क्या इसमें? इसमें हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी अभी हमने देखा था नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनी थी? तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनी थी G1 फेज में, और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बन रही है? S फेज में। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, जैसे नॉन हिस्टोन एसिडिक थी, तो हिस्टोन होती है बेसिक इन नेचर। तो नॉन हिस्टोन होती है बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसा चार्ज होगा इसके पास? तो पॉजिटिवली चार्ज होती है ये, पॉजिटिवली चार्ज होगी। साथ में इसके पास सुपर को वो जो नॉन हिस्टोन थी वो सुपर कोइलिंग में थी, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन कोइलिंग ऑफ डीएनए। तो दोनों में डिफरेंस है, कोइलिंग सुपर कोइलिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने एस फेज में इतना देखा। अब एस फेज में और कुछ होगा क्या? तो एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, अगर एनिमल सेल है तो क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में जनरली एब्सेंट होते हैं,
लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल देखने को मिलता है जहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जैसे कि लोअर प्लांट्स में हम मेल गैमेट की बात करते हैं एंथ्रोजोइड, तो वहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है बेसल बॉडी बनाने के लिए। तो हम एनिमल सेल में अगर सेंट्रियोल एनिमल सेल में है तो एनिमल सेल में डुप्लीकेट हो जाएगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन, यहाँ पे सेंट्रोसोम लिखना ज्यादा सही रहेगा, सेंट्रोसोम, क्योंकि सेंट्रोसोम हमने पढ़ा था सेंट्रियोल प्लस काइनोप्लाज्म दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम बोलते थे, सॉरी सेंट्रियोल प्लस काइनोप्लाज्म दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम बोलते थे, तो उसी का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में सेंट्रोसोम का ही डुप्लीकेशन होता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम भी हो गया। नेक्स्ट, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे डबल हो गया? अगर अमाउंट ऑफ डीएनए बोला और अगर नंबर ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम नहीं, नंबर ऑफ डीएनए बोले तो भी डबल, नंबर ऑफ डीएनए इज ऑल्सो डबल। अब इसको हम समझते हैं, ये जो जीव एस फेज है ये ट्रांजिशन फेज है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चल रहा है, बीच में कोई भी अमाउंट नंबर नहीं पूछेगा, या तो एस फेज से पहले पूछेगा या फिर एस फेज के बाद में पूछेगा, मतलब कि एस फेज का इनिशिएशन से पहले पूछ लेगा अमाउंट ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, या फिर एस फेज के एंड होने के बाद पूछेगा। एस फेज के बीच में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा कि अमाउंट ऑफ डीएनए इन मिड ऑफ एस फेज, इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज है, चल रहा है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्या क्या हुआ इसमें। तो मान लो कोई सेल है, कोई डिप्लॉइड सेल लेते हैं, उसमें क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से है, ये कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंटेड बाय नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंटेड बाय नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे कितने सेंट्रोमेयर है? 1 और 2, 2 सेंट्रोमेयर है। अब ये हो गया, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि ये डिप्लॉइड सेल थी तो 2n, अमाउंट ऑफ डीएनए 2c। ये फेज कौन सा है? ये फेज है G1 फेज। एस फेज इसने क्रॉस किया, जैसे इसने एस फेज क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या दिखेगा? तो ये जो क्रोमेटिड था इसकी कॉपी बन गई, ये दूसरा क्रोमेटिड आ गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले के लिए, मतलब कि ये वाला जो क्रोमेटिड था इसकी कॉपी बन गई, तो ये 2 क्रोमेटिड बन गए एक से। इसी तरह से यहाँ से 2 क्रोमेटिड बनेंगे, कैसे? तो ये एक सेंट्रोमेयर, एक क्रोमेटिड ये आया और एक क्रोमेटिड ये आया, यहाँ पे भी 2 क्रोमेटिड बन गए। 2 क्रोमेटिड बनने के बाद इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी 2 हैं, क्योंकि ये 1 और 2 क्रोमोसोम नंबर काउंटेड बाय नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे भी 2 सेंट्रोमेयर थे, यहाँ पे भी 2 सेंट्रोमेयर है, तो ये 2 ही रहे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहे, 2n से 2n रहे। अब हम अमाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, लेकिन यहाँ पे एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड और ये 4 क्रोमेटिड। यहाँ 2 क्रोमेटिड थे टोटल और यहाँ 4 क्रोमेटिड हो गए टोटल, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल, 2c से 4c। तो ये स्टेज कौन सी है? ये G2 फेज है। ये था G1 फेज और ये है G2 फेज। तो G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए हमें कैसा दिखेगा? डबल। लेकिन अगर कोई S फेज के बीच में पूछेगा कि बताओ
यहाँ पे कितना अमाउंट होगा तो हम नहीं बता सकते, यहाँ पे कितना होगा तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस से चल रही है। क्या एक्चुअल में डीएनए ऐसा ही दिखाई देगा G1 फेज में और G2 फेज में? एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखाई देगा। डीएनए कुछ इस प्रकार से पड़ा हुआ होगा। जब इस प्रकार से पड़ा हुआ होगा तो मान लो यहाँ पे कुछ अमाउंट था डीएनए का, यहाँ पे कुछ अमाउंट था डीएनए का। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डुप्लीकेट कौन सा हुआ या फिर कितना डुप्लीकेशन हुआ, डीएनए डुप्लीकेट हुआ भी या नहीं हुआ? ये तो सिर्फ एक अब ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हमने समझने के लिए इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। एक्चुअल में इसी फॉर्म में दिखाई देते हैं सेल के अंदर, क्योंकि अभी इंटरफेस चल रहा है और इंटरफेस में जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है या फिर हम कहें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल अभी नहीं हुआ, तो एक्चुअल में ये ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हम अपने समझने के लिए ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एस फेज में क्या क्या पढ़ा? एस फेज में हमने पढ़ा सिंथेसिस फेज होता है, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, इसमें मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, amount of DNA becomes double, number of DNA is also double, नंबर ऑफ डीएनए, क्योंकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक डीएनए था तो इस डीएनए यहाँ पे जब एक डीएनए था तो इससे एक डीएनए ये और एक डीएनए ये, मतलब यहाँ पे दो डीएनए हो गए। जैसे यहाँ पे एक डीएनए था तो इसके यहाँ पे दो डीएनए हो गए ये वाले। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ डीएनए भी डबल, नंबर ऑफ डीएनए भी डबल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंटेड बाय नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे हमारा एस फेज खत्म होता है। इसके बाद लास्ट फेज हम पढ़ते हैं G2 फेज, इंटरफेज का लास्ट फेज G2 फेज। G2 फेज क्या है? सीक्वेंस भी याद रखना है, G1 के बाद S आता है, उसके बाद फिर G2 आएगा। G2 फेज में G2 फेज में हम बोलते हैं गैप 2 फेज, इसको गैप 2 फेज बोला जाता है। साथ में अब ये फेज एस फेज के बाद आया है तो इसको हम बोल देंगे पोस्ट सिंथेसिस फेज। अब क्योंकि ये फेज इसके बाद एम फेज आने वाला है, मतलब एम फेज से पहले है और एस फेज के बाद है, तो एस फेज के बाद था इसलिए पोस्ट सिंथेसिस फेज। और अगर एम फेज से पहले आ रहा है तो हम बोल देंगे प्री माइटोटिक फेज, ये इसके दूसरे नाम होगा, पोस्ट सिंथेसिस और प्री माइटोटिक फेज। अब इसमें क्या क्या होगा? नेक्स्ट फेज में स्पिंडल एपरेटस बनेगा। स्पिंडल एपरेटस बनाने के लिए स्पिंडल फाइबर चाहिए। स्पिंडल फाइबर हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन भी दो तरह की थी, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। तो उसको बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनेगी? फिर जब स्पिंडल फाइबर बनाने हैं एम फेज में तो ट्यूबुलिन प्रोटीन उससे पहले बनेगी, क्योंकि ये प्रिपरेटरी फेज है। तो सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और इसमें क्या होगा? हमने देखा था मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट इन G1 फेज। नेक्स्ट एस फेज में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो गया था। अब बचा कौन? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का डुप्लीकेशन भी यही होगा। साथ में एटीपी सिंथेसिस, एटीपी का प्रोडक्शन। क्यों एटीपी का सिंथेसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग है क्रोमेटिड्स की वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। मतलब कि एक क्रोमेटिड को खींचने के लिए 30 एटीपी रिक्वायर्ड होता है। तो 30 एटीपी रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग द सिंगल क्रोमेटिड या वन क्रोमेटिड टूवर्ड्स अपोजिट पोल।
मतलब अपोजिट पोल की तरफ खींचने के लिए इसमें 30 एटीपी लगेंगे, तो हम कहेंगे 30 एटीपी रिक्वायर्ड टू पुल द वन क्रोमेटेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो इस तरह से हमारे पास, जैसे हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम, जब डुप्लीकेटेड फॉर्म में होगा तो 46 क्रोमोसोम के पास 92 क्रोमेटिड्स होंगे। एक क्रोमोसोम के पास डुप्लीकेशन के बाद 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो 46 के पास 92 हो गए। तो 92 क्रोमेटिड्स के लिए 30 एटीपी पर क्रोमेटिड होता है। तो 30 एटीपी पर क्रोमेटिड है, तो 92 इंटू 30 कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा, मतलब तो इतना सारा अमाउंट चाहिएगा। तो 92 इंटू 30, 2760 एटीपी, मतलब इतना सारा एटीपी रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन की जाएगी। तो यहाँ पे हमने डेटा भी देख लिया। अब इसमें एटीपी सिंथेसिस होगी, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड भी डुप्लीकेट हो गया। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट वही सब आता है, और सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन भी हो गया। अब यहाँ तक हमने G2 फेज पढ़ा, G2 फेज में इतना ही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या था? मेटाबॉलिज्म सभी में चल रहा है, मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू है, ग्रोथ भी सभी में चल रही है, तो उसको अलग से हमने नहीं लिखा है। नेक्स्ट फेज इसमें है जी नॉट फेज। ये सेल साइकिल का फेज नहीं है, इसको हम मानते हैं एग्जिट फ्रॉम G1। इसको हम सेल साइकिल में कंसीडर भी नहीं करते, एग्जिट फ्रॉम G1, बट सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल, सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल। जिसको डिवाइड नहीं करना होता वो सेल साइकिल से सस्पेंड हो जाता है, मतलब कि परमानेंट सेल हो जाती है इसमें, परमानेंट सेल, परमानेंट सेल हो जाती है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इसमें, जैसे कि हार्ट सेल, मसल सेल, एक्सेट्रा। नर्व सेल जो होती है वो कभी भी वापस जी नॉट फेज में नहीं आती है। अब ये भी नहीं आती है जी नॉट फेज में, कुछ सेल को जरूरत पड़ने पे वापस लाया जा सकता है। अब इसमें मेटाबॉलिज्म होगी, डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन के लिए ये फेज इनएक्टिव होता है, मेटाबॉलिज्म इसमें होती रहेगी। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो गया तो सेल को डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो सेम नॉर्मल रहेगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, डिवीजन के रेस्पेक्ट में इनएक्टिव रहेगी। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पे इंटरफेस हमारा खत्म हो गया। इंटरफेस में जो साइज होता है, कहाँ है वो डायग्राम, ये वाला। इंटरफेस में जो साइज होता है, सबसे ज्यादा G1 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद S फेज, और सबसे छोटा G2 फेज होता है। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें हम कुछ कुछ चेक पॉइंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कि इसमें क्या क्या चेक पॉइंट पढ़ते हैं। कि G1 में प्रिपरेशन हुई S फेज के लिए, G1 में प्रिपरेशन हुई S फेज को कंप्लीट करने के लिए, तो प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहेगी तो एस फेज में गड़बड़ हो जाएगी। तो एस फेज के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन में क्या क्या था? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज बन जाना चाहिए, एनर्जी पूरी होनी चाहिए, ये सब चीजें देखी जाएंगी। तो अगर ये सब चीजें, एंजाइमेटिक प्रोटीन पूरी है कि नहीं, ये सब चीजें अगर कंप्लीट हैं तो उसको एस फेज में भेजेंगे, और अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको रोक देंगे। तो कब तक के लिए रोक देंगे? कि जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए उसको रोक देंगे, और पूर्ति करने के बाद वापस उसको एस फेज में भेज देंगे। तो यहाँ पे ये सब करेगा कौन, कहाँ पे ये सब चेक होगा? तो ये जो एक लाइन दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं दोनों के बीच का जो ये लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे G1S चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट,
मतलब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जीवन और एस, जीवन से एस में जाते समय कि सभी चीजें कंप्लीट है या नहीं है, और कंप्लीट नहीं है तो उसको पहले कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसको एस फेज में कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर एक बार कोई सेल एस फेज में एंटर हो गई तो वो वापस कभी नहीं जा सकती, उसको कंपल्सरी डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब इसी तरह से यहाँ पे एम फेज है, इधर G2 फेज है, तो G2 फेज ने एम फेज के लिए प्रिपरेशन की थी, तो G2 फेज ने एम फेज के लिए जब प्रिपरेशन की थी तो इसके पास क्या क्या है, जो G2 फेज है उस G2 फेज में क्या क्या बना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इससे जस्ट पहले भी एस फेज गया है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज है बहुत तेजी के साथ काम किया करता है, जब बहुत तेजी के साथ जो पॉलीमराइजेशन करता है तो उसमें गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे ये एक चेक पॉइंट है G2S चेक पॉइंट, कौन सा, G2S चेक पॉइंट। ये जो G2S चेक पॉइंट है तो इसमें हम चेक करेंगे क्या कि कोई डीएनए में डैमेज तो नहीं है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सारा बना या नहीं बना। अगर डीएनए में डैमेज है तो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए रोका जाएगा, डैमेज चेक करना और रिपेयर करना यही होगा। अमाउंट ऑफ एटीपी कंप्लीट है या नहीं है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कंप्लीट है या नहीं है, तो वो सब भी यही चेक किया जाएगा इस G2S चेक पॉइंट में। और जब सब कंप्लीट है तो उसको आगे एम फेज में भेजा जाएगा। तो ये चेक पॉइंट होता है। अब इन चेक पॉइंट को रेगुलेट कौन करता है, तो ये चेक पॉइंट तो दिख गए हमें, अब चेक पॉइंट को रेगुलेट कौन करता है, तो कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन है, CDK और साइक्लिन। CDK क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन, ये एक प्रोटीन है जो कि इस पे डिपेंड है, साइक्लिन पे डिपेंड रहने वाली प्रोटीन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और ये साइक्लिन है, ये दोनों साथ में जब जुड़ जाएंगे तब इसको कंट्रोल करते हैं, तो इन दोनों को हम रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं। इनका फॉस्फोराइलेशन होगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पहले साइक्लिन है, ये मान लो ये मैंने बनाया साइक्लिन, और इसके साथ CD के आगे जुड़ेगा, CD के आगे जुड़ेगा और इसका फिर फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तब ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद आगे कंटिन्यू कर जाएगा। तो इस तरह से हमने आज इंटरफेस पढ़ा। इंटरफेस में हमने पढ़ा था कि 95% टाइम कंट्रीब्यूट करेगा और इससे ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट फेज में हम प्रिपरेटरी फेज के बाद एम फेज देखेंगे। थैंक यू।